सो हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू क्रेजी। वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। मेरा नाम है मितेश भारद्वाज एंड करंटली आई एम अ सेकंड ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट बिट्स पिलानी। तो यार जैसा कि आप देख सकते हैं कि कल आपका मैथमेटिक्स का पेपर है टर्म 2। सबसे पहले तो पूरी क्रेजी प्रेप टीम की तरफ से हमारे 12th के जितने भी बच्चे जो कल मैथ्स का पेपर देने वाले हैं उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। यार मैं आज की वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ जस्ट बताने के लिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किस तरीके से आपको लास्ट डे में स्मार्ट रिविजन करना चाहिए कि आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सके। एंड ट्रस्ट मी, यही स्ट्रेटेजी, यही चीजें मैंने लास्ट के दिनों में फॉलो करी थी अपने एग्जाम से पहले एंड आई स्कोर्ड 95 आउट ऑफ 100 इन माय मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन। ठीक है, कुछ चीजें मैं छोड़ के गया था, कुछ चीजें ऐसी थी जो मैं नहीं कर पाया था। अगर शायद मैं वो इंप्लीमेंट कर लेता तो 100 ऑन 100 बनाना भी बहुत इजी था। इतना डिफिकल्ट नहीं आता है पेपर अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपकी टॉपिक्स को लेके, अगर आपकी कॉन्सेप्ट्स को लेके फंडामेंटल्स क्लियर है तो आप इजीली स्कोर कर जाएंगे। एग्जाम में इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको कुछ चीजें लास्ट डे के दिन ध्यान रखनी है। अब देखो, स्मार्ट वर्क करने का टाइम है यार। लास्ट डे पे हार्ड वर्क जितना आपको करना था आपने पूरे साल किया, एक अभी लास्ट की 10-15 दिन की हॉलीडेज में भी आपने जितना हार्ड वर्क करना था उतना हार्ड वर्क किया। अब आपको लास्ट डे पे स्मार्ट रिवीजन की जरूरत है। जो स्ट्रेटेजी मैं बताने वाला हूं अगर वो इंप्लीमेंट करते हैं तो आपका रिवीजन आज शाम तक, आज रात तक कंप्लीट हो जाएगा और आप इजीली कल का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्मार्ट रिवीजन के लिए आपको क्या करना है, देखो आपके जितने भी चैप्टर्स है, ज्यादा चैप्टर्स अपने पास आ नहीं रहे। डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, एरिया अंडर द कर्व है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके बाद अपने पास प्रोबेबिलिटी है और एक आध चैप्टर और है जितना मैंने सिलेबस देखा, वेक्टर और 3D ज्योमेट्री है। ये हमारे पास चैप्टर है। इससे ज्यादा हमारे पास चैप्टर्स अभी नहीं आ रहे जैसा कि मेरे सामने सिलेबस आपका है। अब आपको सबसे पहले बात करें इंटीग्रेशन के ऊपर। इसमें दो चैप्टर है, डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में आप जब इसका सिलेबस खोलोगे तो इसके अंदर आपके पास 8 से 9 फॉर्मूले गिवन है। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ dx by x square plus minus a square, इंटीग्रल dx by under root a square minus x square, इंटीग्रल px plus q upon ax square plus bx plus c dx। ठीक है, ये वाले जो फॉर्मूलेज हैं, इनकी जो ट्रिक्स है वो आपको याद रहनी चाहिए। आपको क्या करना है कि जितने भी 7-8 स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज हैं इनको एक पेपर पे लिख लेना है और इन हर फॉर्मूले से रिगार्डिंग, हर कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग आपको 2 से 3 एग्जांपल एक बार अपनी आंख के नीचे से निकाल लेने, एक बार प्रैक्टिस कर लेने खुद के हाथ से। जैसे आपने फॉर्मूला याद किया dx by under root ax square plus bx plus c। ठीक है, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल के नीचे परफेक्ट स्क्वायर बना के उस तरीके से करते हैं। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बना के फिर कुछ ना कुछ जो साइन है कॉस के अंदर वो उसके इंटीग्रल में रिड्यूस हो जाता है। तो आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया। अब इससे रिगार्डिंग आप 2 से 3 एग्जांपल खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, इतना टाइम नहीं है कि आप लॉन्ग एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करो, 2 से 3 इसके एग्जांपल प्रैक्टिस कर लो। अब भैया ये एग्जांपल हमको कहां मिलेंगे? ये एग्जांपल आप आरडी शर्मा से प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस कर सकते हैं, या सीबीएसई की जो सैंपल पेपर्स हैं उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने आरडी शर्मा से प्रैक्टिस किए थे तो मैं रेफर करूंगा कि 2 से 3 एग्जांपल आप आरडी शर्मा से कर लो, क्योंकि उसके अंदर एग्जांपल्स की क्लियरिटी काफी ज्यादा अच्छी है और काफी प्रिसाइज वे के अंदर उसके अंदर एग्जांपल्स दे रखे हैं। तो हर कॉन्सेप्ट के 2 से 3 एग्जांपल आप वहां से कर लो। उसके अलावा इंडेफिनिट इंटीग्रल के अंदर 1-2 फॉर्मूले, जैसे इंटीग्रल e की पावर x fx प्लस f डैश x वाला जो फॉर्मूला जो होता है e की पावर x fx प्लस c। ठीक है, ये फॉर्मूलेस आपको याद रहने चाहिए। तो एक बार आप बेसिक सारे फॉर्मूलेस लिख के सबके 1-1 2-2 एग्जांपल्स कर लो। इंडेफिनिट के बाद डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन में 99.9% चांसेस है आपका जो सवाल आएगा, आपका जो क्वेश्चन आने वाला है वो यार किंग्स या क्वींस प्रॉपर्टी से आने वाला है। अब किंग्स प्रॉपर्टी क्या, वही a प्लस बी माइनस एक्स, मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स की जगह रिप्लेस करते हैं a प्लस बी माइनस एक्स, फिर दोनों को ऐड करते हैं तो कुछ टर्म्स कॉमन आके कट जाती है और बहुत सिंपल सा इंटीग्रल रिड्यूस होके आ जाता है। ठीक है, मैक्सिमम चांस है कि किंग्स प्रॉपर्टी या क्वींस प्रॉपर्टी पे सवाल आएगा, या फिर मॉडुलस के ऊपर क्वेश्चन आएगा कि आपको मॉडुलस ओपन करना आता है नहीं आता। ठीक है, जैसा कि आप सैंपल पेपर में भी देख सकते हैं, उन्होंने क्वेश्चन दिया है -1 से 2 इंटीग्रल ऑफ एक क्यूबिक फंक्शन का मॉडुलस। ठीक है, तो आपको वो आना चाहिए कि मॉड कहां पे पॉजिटिव होगा, कहां पे नेगेटिव होगा, उस हिसाब से आप मॉड को खोल सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव, और फिर आप इंटीग्रेशन के रूल्स अप्लाई कर सकते हो। तो आपको मॉडुलस वाला फंडा क्लियर होना चाहिए, किंग्स और क्वींस प्रॉपर्टी आपको क्लियर होना चाहिए। आपका डेफिनेट इंटीग्रल इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं एरिया अंडर द कर्व्स की। तो आपको बेसिक लाइन और पैराबोला, लाइन और सर्कल और पैराबोला, इन दोनों के, इन सारे कर्व्स के इंटरसेक्शन के बीच का एरिया निकालना आना चाहिए, जो आपको मिल जाएगा बहुत अच्छे से एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज में। तो आप बस वह याद कर लो, उनके मेथड्स याद कर लो और उनको करने के तरीके याद कर लो। एरिया अंडर द कर्व्स का 4 मार्क्स का एक सवाल फिक्स है, आपके आना ही आना है। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर मेजर मैं आपको बता दूं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है dy by dx plus py equal to q,
ये आपको अच्छे से सॉल्व करनी आनी चाहिए, इसकी मेथड्स आपको अच्छे से आनी चाहिए। इसका जो एक एक्सटेंशन होता है बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें y टू द पावर n का वेरिएशन होता है, वो बहुत कम चांस है आने के। बच्चे मैं देख रहा हूं कि बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन को लेकर काफी ज्यादा परेशान भी रहते हैं, ठीक है। तो वो अगर आपसे नहीं भी बन रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से बना लो, और इसके जो कॉन्सेप्ट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, जो कि आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एओडी के साथ मिक्स होकर आते हैं, टेंजेंट वाले की टेंजेंट टू द कर्व इज वो सब, ठीक है, dy by dx और वो सब करके, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करके आपको इक्वेशन ऑफ कर्व निकालनी रहती है। वो क्वेश्चन आपको एडिशन में मिल जाएंगे, तो आप वहां से एक दो एग्जांपल ज्योमेट्री से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे कनेक्ट होती है वो एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, प्लस एक बार आप वो भी देख लीजिए जो इसके अंदर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट होता है, जिसके अंदर y इक्वल टू vx का सब्स्टिट्यूशन होता है, y by x को हम चेंज करते हैं, वो होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है, एक बार वो देख ले। लीनियर डिफरेंशियल मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन इतना ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, आप इजीली इसका सवाल बना सकते हैं। वेक्टर्स की मैं बात करूं तो वेक्टर्स और 3D ज्योमेट्री के अंदर काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। तो वेक्टर्स और 3D ज्योमेट्री में से 4 वेक्टर से 2 मार्क्स का सवाल और 3D ज्योमेट्री से 4 मार्क्स का सवाल आना फिक्स है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आपको बता दूं, प्लेन से क्वेश्चन आएगा, एक पॉइंट की प्लेन के अबाउट इमेज निकालना, एक पॉइंट का प्लेन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आप इसके अंदर रिवाइज करें और इस तरह के कॉन्सेप्ट्स के आप एग्जांपल्स करके जाएं, तो आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। और हर कॉन्सेप्ट के आप एक एक दो दो एग्जांपल एक बार आंख के नीचे से निकाल लें और एक एक एग्जांपल आप अपने हाथ से प्रैक्टिस कर ले, तो आपको काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा कल के पेपर में। बात कर ले प्रोबेबिलिटी में, तो प्रोबेबिलिटी में आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अच्छे से आनी चाहिए, और बेस थ्योरम वाला और टोटल प्रोबेबिलिटी जो थ्योरम है, ये 3 चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। बेस का क्वेश्चन हर बार आता है, बेस थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेस थ्योरम को आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। टोटल प्रोबेबिलिटी आपको अच्छे से आना चाहिए। इंडिपेंडेंट इवेंट्स की एक बार आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि आप क्या करें, आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक खोलें, आरडी शर्मा ले लें या अपनी एनसीईआरटी की बुक ही खोलें, उसके अंदर कॉन्सेप्ट आपको दे रखे हैं हर एक्सरसाइज से पहले, उन कॉन्सेप्ट को एक पेज के अंदर लिख ले, और हर कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग, हर कॉन्सेप्ट, हर फॉर्मूले से रिगार्डिंग आप 2 से 3 एग्जांपल प्रैक्टिस कर ले। दो एग्जांपल तो आप अपने आंख से देख ले कि ऐसे सॉल्व करना, और एक स्टैंडर्ड एग्जांपल आप खुद के हाथ से सॉल्व कर ले, तो आपको काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा। इतना रिवीजन करने के बाद आप एक सीबीएसई का जो सैंपल पेपर है टर्म 2 का, उसको उठा के विद सॉल्यूशंस उसको एक बार रीड आउट कर ले, किस तरीके से उन्होंने सॉल्यूशन लिखा है। तो आपकी उससे क्या होगा, आंसर राइटिंग स्किल डेवलप हो जाएगी कि हमको आता तो है, लेकिन हमको पेपर में प्रेजेंट किस तरीके से करना है, तो हमको पेपर में उस तरीके से प्रेजेंट करना है जिस तरीके से सीबीएसई चाहती है। सीबीएसई क्या चाहती है वो हमको पता लगेगा कि सीबीएसई ने किस तरीके की आंसर की बनाई है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके की आंसर की बनाई है, अगर वैसे ही हम आंसर लिख के आएंगे तो हमारा जो टीचर होगा, जो कॉपी चेक कर रहा होगा, काफी ज्यादा इंप्रेस होगा और हमको 2 से 3 नंबर एक्स्ट्रा ही देगा, ठीक है। ये मेरे को मेरे सर ने स्ट्रेटेजी बताई थी कि वैसे आंसर लिखो जैसे सीबीएसई चाह रही है, और सीबीएसई कैसा आंसर चाह रही है ये पता लगेगा उनकी आंसर की देखे कि उन्होंने आंसर की किस तरीके से डिजाइन करी है। सेम उसी वे के अंदर आप शॉर्ट एंड प्रिसाइज आंसर लिख कर आइए, आपको बिल्कुल नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट बचता है नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करके वहां भी पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लहराइए, आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है, अपने डाउट आप वहां पे पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर मैथ्स एग्जाम, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।